नमस्कार, विविधा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में है आज हम उत्तराखंड के भीतर 20 सूत्री कार्यक्रम और क्रियान्वयन की जो स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। किस तरीके की गतिविधियां हैं, किस तरीके से ये जो इसके लिए जो सरकारी स्तर पर जो एक समिति बनी है वो काम कर रही है। जाहिर तौर पर मकसद यही है कि जो एक आम आदमी है उसके जीवन स्तर को सुधारा जाए, जो बुनियादी सुविधाओं की स्थिति है उसको बेहतर बनाया जाए। इस कार्यक्रम में आज हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष श्री नरेश बंसल जी, जिन्हें कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त है। और जैसा कि हम जानते हैं दर्शकों कि ये इतनी महत्वपूर्ण समिति हैं कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो खुद मुख्यमंत्री हैं। तो हम आज के इस कार्यक्रम में नरेश बंसल जी से जानना चाहेंगे कि किस किस तरीके से ये समिति काम कर रही है। सबसे पहले बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में हमारे। नमस्कार। और जैसे कि हम सुनते आए हैं कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम आम आदमी के विकास के लिए, उसके जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए यूं तो तमाम तरीके के कार्यक्रम चलते हैं, तमाम तरीके के विषय हैं, लेकिन 20 सूत्रीय कार्यक्रम यानी 20 जो बिंदु हैं उन पर फोकस करते हुए तो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम है और जो आपकी क्रियान्वयन समिति है वो आखिर है क्या और किस तरीके से काम करती है। 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति जी विशेष रूप से इसका जो अस्तित्व में आई है 1975 में आई जी, और 1986 में इसमें परिवर्तन हुआ जी। अब जो यूएन का चार्टर है जी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जी उसके आधार पर 2006 में जी इसके ओवरऑल मनुष्य के डेवलपमेंट के प्रोग्राम जी उसके सूत्र बने हैं, जी इसलिए उसका नाम है 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति। जी उसी के अंतर्गत ये समिति है। 20 सूत्र हैं जी जिसमें ओवरऑल जैसे गरीबी हटाना है, जी स्वास्थ्य कल्याण की योजनाएं हैं, जी खाद्य सुरक्षा है, पेयजल की योजनाएं हैं, अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं हैं, समाज कल्याण की योजनाएं हैं, टीकाकरण है, स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को पोषण मिले उसकी योजनाएं हैं। जी तो इस प्रकार की सारी योजनाओं को 20 सूत्रों में बांटा गया है। जी उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की केंद्र की और प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं चलती हैं, जी जिससे जो इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जी उन सबको देखने का काम, उन सबकी अनुसरण करने का काम इस समिति के अंतर्गत होता है। जी, जैसे बंसल जी 20 सूत्रीय जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो 20 सूत्र तलाशे गए होंगे और जाहिर तौर पर वो जो एक पूरी स्थिति बनी है वो पूरे देशव्यापी परिप्रेक्ष्य में बनी है। अगर हम उसको उत्तराखंड पे आते हैं तो इन 20 सूत्रियों में भी आप कौन से ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण समझते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कि जिस पे आप ज़्यादा फोकस करते हुए काम करते हैं? उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जैसे गरीबी उन्मूलन के हैं तो उसमें मनरेगा है जी, पेयजल में है, पेयजल की पंपिंग योजनाएं हैं जी, और PMGSY की सड़कें हैं जी, स्वास्थ्य में है, बच्चों का टीकाकरण है जी, और गर्भवती महिलाओं को पोषण है, कुपोषित बच्चों को उनका टीकाकरण है, उनके पोषण का विचार है, जी, ऊर्जा है, जनशक्ति है। जी। तो इस प्रकार की जो भी सारी हमारे प्रदेश के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है जी। वो सारे सूत्र इसमें समावेश होते हैं, जी, सारे विभाग इसमें समावेश होते हैं। जी, जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जी, और व्यक्ति के जीवन स्तर ऊपर उठाने वाली योजनाएं, जी। क्षेत्र का विकास करने वाली योजनाएं, समाज के अंदर से असमानता दूर करने वाली योजनाएं, जी, उन सब के माध्यम से उन सब पर निगरानी रखने का काम ये समिति करती है। जी। जैसे कि नाम से ही मतलब जाहिर होता है कि अनुश्रवण समिति कार्यक्रम और अनुश्रवण समिति यानी मॉनिटरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस आपका रहता है उस तरीके से। और जो सिस्टम है जो क्योंकि एक आम बातचीत में मतलब एक धारणा कह सकते हैं या चर्चाओं में बातचीत रहती है कि सरकार के स्तर पर जो भी आम आदमी है उसके विकास के लिए, उसकी बेहतरी के लिए पैसों की कहीं पे कोई कमी नहीं, बजट की कोई कमी नहीं है। लेकिन धरातल पर जब हम जाते हैं तो बहुत बार वो स्थितियां बिल्कुल जो एक यथार्थ वाली जो बात है वो बिल्कुल अलग सी दिखाई देती है। तो मॉनिटरिंग का आपका मैकेनिज्म, मॉनिटरिंग की क्या मतलब आप काम करने का जो आपका स्टाइल है वो क्या रहता है? आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है जी, कि चीज़ों को धरातल पर लाने के लिए उनकी सतत मॉनिटरिंग ये आवश्यक है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत
3 सेटअप है इसका, जी। 3 स्टेज सेटअप है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके स्वयं अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी। उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशानुसार उपाध्यक्ष इसका सारे कार्यक्रमों को देखने का काम उपाध्यक्ष का रहता है जी। और सभी जितने विभाग हैं, जी। सब विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं वो इसके सदस्य होते हैं जी। राज्य स्तर पर। जी। सभी माननीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं, सभी सांसद, माननीय विधायक जी। सदस्य होते हैं प्रदेश स्तर पर, और सभी विभागों के जो इससे संबंधित हैं उनके सचिव, प्रमुख सचिव सदस्य होते हैं। ये राज्य स्तरीय सेटअप है। जी। फिर जिला स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री जो होता है जिले का, वो इसका अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष होता है। और माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा नामित राज्य की ओर से जो जिला स्तर पर 21 सदस्यों की समिति बनती है, उसमें उनके द्वारा उपाध्यक्ष नामित किया जाता है। वहाँ पर जैसे राज्य स्तर की जो समिति है उसमें जी। प्रमुख सचिव नियोजन जी। सदस्य सचिव होते हैं। जी। इसी प्रकार से जिलों में सीडीओ सदस्य सचिव होता है, जो उसका बैठक बुलाने का काम जिसको करना होता है। जी। जिले में भी जहां माननीय मंत्री, प्रभारी मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, जी। सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति उसका उपाध्यक्ष होता है। 21 सदस्य मॉनिटरिंग का काम करते हैं विभिन्न विभागों के। जी। और सभी विभाग जो वहां काम कर रहे हैं, सबके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके ऊपर योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है, वो उसके सदस्य होते हैं। जी। और जो 21 सदस्य होते हैं समाज के विभिन्न वर्गों से, जिनका समाज के अंदर योगदान है, विभिन्न वर्गों से है, जिनका एक अनुभव है, जी। वो होते हैं। जी। इसी प्रकार से फिर हमारे 95 ब्लॉक है। ब्लॉक स्तरीय जो समिति बनती है जी, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। यद्यपि वो नीचे की इकाई के, लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी योजनाएं किसी न किसी ब्लॉक में होती है। ब्लॉक में होती है। धरातलीय जो काम है वो ब्लॉक में है। ग्रास रूट की सच्चाई सबसे बेहतर उससे जान सकते सच्चाई हैं। वहां से आती है। जी। तो एक ब्लॉक लेवल की समिति बनती है जी। जिसमें मेरे द्वारा नामित जी। ब्लॉक का व्यक्ति, यानी उपाध्यक्ष को उसका अधिकार है उस समिति को गठित करने का। जी। ऐसी 21 सदस्य समिति ब्लॉक में भी बनती है, और उपाध्यक्ष के द्वारा जो नामित है उसका एक अध्यक्ष बनता है। जी। और उस समिति में एसडीएम उपाध्यक्ष होता है। सदस्य सचिव की भूमिका नहीं, सदस्य सचिव की भूमिका बीडीओ की होती है। बीडीओ की होगी। उपाध्यक्ष एसडीएम होता है। एसडीएम होगा। जी। आप उसकी महत्व समझ सकते हैं जी। कि एक एसडीएम उसका उपाध्यक्ष होता है, और हमारे द्वारा नामित व्यक्ति उसका अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष होता है। तो उसकी जो सारी पावर्स है वो अध्यक्ष में होती है। जी। उपाध्यक्ष इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। जी। और सीडीओ, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, उसका सदस्य सचिव है। और ब्लॉक के अंदर चलने वाले जितने भी विभाग हैं इससे संबंधित, जी, चाहे वो मनरेगा के होंगे, गरीबी उन्मूलन के होंगे, स्वयं सहायता समूह के होंगे, जी, हॉस्पिटल से संबंधित होंगे, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित होंगे, जनशक्ति से संबंधित होंगे, पेयजल से होंगे, सौर ऊर्जा से होंगे, कूड़ा निस्तारण से होंगे, जी, जितनी भी योजनाएं हैं, कोई योजना ऐसी नहीं है जो इस विभाग के अंतर्गत ना कवर होती हो। सब कवर होती है। जी जी। तो ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर और राज्य स्तर पर, इस प्रकार की 3 टायर सिस्टम इसका अनुश्रवण का और मॉनिटरिंग का है। जी, इसके अंतर्गत ही काम करती है। अभी हमारी क्या स्थिति होगी? सारे जिलों में हमारी कमेटियां गठित होंगी या ब्लॉक लेवल पे जो 95 ब्लॉक हैं उनकी क्या स्थिति है? अभी जिस समय 7 जनवरी को मैंने चार्ज लिया, जी, उस समय राज्य के द्वारा जिला स्तर तक की समितियां गठित कर दी गई है। जिलों में उपाध्यक्ष बना दिए गए, 21 समिति बना दी गई है 21 लोगों की। जी। लेकिन अभी ब्लॉक की समिति बनाने का काम चल रहा है, और मुझे लगता है बड़ी जल्दी 10-15 दिन में हम ब्लॉक की समिति का गठन कर देंगे पूरे 95 ब्लॉक में, जिससे कि धरातलीय जो निरीक्षण है, फिजिकल वेरिफिकेशन है योजनाओं का, जी, उनको देखा जा सके और उनके काम की गुणवत्ता को परखा जा सके। लेकिन अभी जिला स्तर पर समिति के द्वारा बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी, अभी जैसे आपकी बातचीत से हमारी जानकारी में आया, हमारा जानकारी बढ़ी कि 3 स्तरीय ये व्यवस्था है अनुश्रवण की, मॉनिटरिंग की 3 स्तरीय। और बातचीत का लबोलुआब जो मैंने महसूस किया है उसमें यह कि तीनों समितियों का जो तीनों स्तर है उनका अपना अपना एक अलग अलग एक वजूद है उस तरीके। तो आप तालमेल किस तरीके से बनाते होंगे? जैसे कि मान लीजिए जिला इकाई है वो बिल्कुल सेपरेट होकर अपना काम कर रही है, ब्लॉक अलग तरीके से काम कर रहा है, राज्य में आप करेंगे,
तो तीनों का तालमेल बनाने के लिए कोई किसी तरीके तालमेल बनाने के लिए मैं समय समय पर जो हमारी जिले की समिति है उसके सदस्य हैं उनकी बैठकें करता रहता हूँ। अभी कोरोना काल में भी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है। अभी 10 जुलाई को ही पूरे 13 जिलों की मैंने स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तालमेल के लिए उसमें, और जिलों के प्रवास भी मैंने किए हैं जी। अभी क्योंकि कोरोना बीच में आ गया, तो पिछले वर्ष में मैंने 6 जिलों और 10 ब्लॉकों के स्वयं जाकर के ब्लॉक लेवल की बैठ के लिए और जिले की समीक्षा बैठ के लिए और स्थलीय निरीक्षण भी किया। जी, आपकी जो अनुश्रवण समिति है, इनके आधार पर, इनके जो मूल्यांकन आप करते हैं तमाम योजनाओं का, तमाम स्थितियों का, उसके आधार पर कोई रैंकिंग की कोई व्यवस्था आपके यहाँ है? तो हर जिले के अंदर जी हर महीने समीक्षा होती है जी। जो डीएम सीडीओ सब विभागों की समीक्षा करते हैं, उससे जो फीडबैक आता है, उनके काम की स्थिति आती है, उसके आधार पर हम ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी करते हैं जी। और आपको मैं ये बताते हुए मुझे हर्ष है जी कि उत्तराखंड में जो हमने रैंकिंग रखी हुई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अधिक इफेक्टिव, सख्त रखी हुई है जी, कसी हुई, ज़्यादा कसी हुई है जी। क्योंकि जैसे ए श्रेणी अगर देनी है तो जब तक 100% अचीवमेंट नहीं होगा जी, उनका जो गोल है, जो उनका टारगेट है, जो साल के शुरू में दिया जाता है जी, उसकी हर महीने समीक्षा होती है। हर महीने वो कहाँ खड़े हैं जी, ये देखा जाता है, तीसरे महीने देखा जाता है, फिर साल भर में देखा जाता है जी। तो उस रैंकिंग में जब तक 100% अचीवमेंट नहीं है हम ए श्रेणी नहीं देते जी। और 19-20 में मुझे बताते हुए हर्ष है कि सारे कठिन परिश्रम सब किया है सारे उसमें, और उसके परिणाम स्वरूप 25 में से जी 17 में हमने ए श्रेणी प्राप्त की है जी। और किसी भी मद में हमारी सी और डी नहीं है। अच्छा, या तो हम ए हैं जी या बी हैं, और बी वाले भी जो हैं वो 90% से ऊपर है जी। जो अगर केंद्र के मानकों में चलेंगे तो वो ए श्रेणी में ही आ जाएंगे, ए श्रेणी में आ जाएंगे जी। लेकिन उनको भी हमने जल्दी कर उसको ठीक अपना करने के निर्देशित किए हैं जी। कई चीज़ों में कई बार होता है फंड्स समय पर नहीं आए और चीज़ें हुई तो उसके कारण थोड़ा होता है जी, लेकिन खूब कसकर के सारे मदों पर जी समिति अपनी मॉनिटरिंग करती है, ग्रेडिंग करती है जी। 17 में से 25 में से 17 मदों में पूरे स्टेट में हम ए श्रेणी में हैं ए श्रेणी में, और बाकी 8 मदों में बी श्रेणी। जी जी। तो अगर जो इस आधार पर हम पूरे जिलों की 13 जिलों की स्थितियां देखें तो वो कौन से चमकदार जिले हम मान सकते हैं कि वो कौन कौन से जिले हैं जो कि आपकी जो रैंकिंग है उसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी 10 जुलाई को हमने रिलीज किया 19-20 की जो रिपोर्ट की है जी, उसमें प्रथम श्रेणी में जिसकी की सारी मदें जितनी उनके जिले में थी उस सब में ए श्रेणी प्राप्त करने वाला जिला है चंपावत। चंपावत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है जी। हरिद्वार जिले ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और पिथौरागढ़ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इन तीनों को हमने शुभकामना भी दी है जी, उनकी प्रशंसा भी की है और इन जिलों ने अच्छा काम किया। बंसल जी, आपने जो तीनों जिले बनाए, मतलब मेरे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य है इस चीज़ में कि चंपावत ठेठ एक पर्वतीय जिला, हरिद्वार एक मैदानी जिला, और जो आपसे बातचीत करते हुए मेरे मन में जो अगला सवाल आ रहा था वो यही आ रहा था कि पहाड़ की या उत्तराखंड की जो बात करें, जो भौगोलिक स्थितियां बिल्कुल अलग तरीके से है कि पहाड़ भी है, मैदान भी है, तो आपका कार्यक्रम, मतलब ये आशंका हो सकती है कि आपका कार्यक्रम किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा इफेक्टिव हो और कहीं पे कम हो, लेकिन जो 3 जिले आपने मुझे बताया तो एक संतुलन साधने वाली बात हो रही है कि मैदान में भी बहुत बढ़िया चल रहा है और पहाड़ में भी चल रहा है, तो इसकी क्या वजह मानते हैं? मेरा मैदानी और पर्वतीय जिलों में समान रूप से जी जाना हुआ है जी। जैसे मैं, हालांकि मेरा कुमाऊं में अभी कम जाना हुआ जी। प्रारंभ में मैंने रुद्रप्रयाग जिले की समीक्षा की है, पौड़ी जिले की समीक्षा की है, टिहरी जिले की समीक्षा की है, देहरादून जिले की है, हरिद्वार जिले की है, उधम सिंह नगर की है जी। तो जब तक पहाड़ में जाना था तो कोरोना आ गया जी जी। तो उसके कारण बीच में चुनाव वगैरह आ गए जी जी। लोकसभा के, तो इसके कारण से थोड़ा व्यवधान तो हुआ मेरे जाने में जी। बाकी जो मंथली मॉनिटरिंग है, मासिक समीक्षा है, वो होती है जी। उसके आधार पर जो ये रिजल्ट है, चंपावत पिथौरागढ़ ने अच्छा काम किया, हरिद्वार ने भी बहुत अच्छा काम किया जी। 25 की 25 मदें हर जिले में नहीं होंगी जी। किसी में 22 होगी, किसी में 23, किसी में 24 जी। जैसे चंपावत जिला है, चंपावत जिले में 22 मद है जी 25 में से, तो 22 की 22 में ए रैंकिंग है, उनको फर्स्ट आ गया। ए रैंक जी। हरिद्वार जिले में 23 मद है जी, उनकी 23 में से 22 ए है जी, तो है तो बराबर उसके, बराबर है, लेकिन वो सेकंड हो गया क्योंकि 23 में से 22 है। जी। अब जो बी कैटेगरी के जिन जिलों की बात आप कर रहे हैं
जाहिर तौर पर लक्ष्य आपका यही होगा कि वो भी एक कैटेगरी जैसे परफॉर्म करे, तो कोई इसके लिए कोई मैकेनिज्म या कोई रोड मैप? निश्चित रूप से उनको हम हर समीक्षा बैठक में उनका टारगेट ध्यान दिलाते हैं, उनको कहते हैं एसडीजी में जो टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स निरंतर निरीक्षण करती है, अफसरों की उसकी ड्यूटी है, और ये भी समीक्षा करते हैं कि किसी ने 50% से कम किसी ने निरीक्षण किया है, विभागीय उसको शोकॉज नोटिस भी जाता है। तो सब प्रकार से जो कसाव होना चाहिए, उद्देश्य तो ये है कि योजनाएं अपना लक्ष्य प्राप्त करें और उसमें हम सफल हो रहे हैं जी। पूरे प्रदेश के अंदर सब प्रकार के उसमें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि 2020-21 की जो हमारी ग्रेडिंग रिपोर्ट आएगी मॉनिटरिंग के बाद, मैं कह सकता हूं कि सभी जिले ए श्रेणी में आएंगे। जी। अभी आपने जैसे जितना भी आपका कार्यकाल रहा, और आपने ये एक अच्छी बात है कि एक अच्छी तस्वीर उभर रही है सारी चीज़ों की, लेकिन फिर भी कठिनाइयाँ भी रही होंगी, दुश्वारियाँ भी रही होंगी। मुख्य तौर पर कौन सी कठिनाइयों की तरफ आप फोकस करना चाहेंगे जो आप अनुश्रवण के दौरान महसूस करते होंगे कि उत्तराखंड के में जो विकास की योजनाएं हैं उसके रास्ते में ये थोड़ा जो एक अड़चन है, या वो कुछ योजनाओं की कठिनाई के रूप में यदि हम देखें तो कुछ योजनाओं को धरातल पर पूरा स्वरूप लेने में, एक तो हमारे राज्य की भौगोलिक स्थिति जी, भौगोलिक स्थिति में भी जैसे पहाड़ में पीएमजीएसवाई है जी, तो बरसात में काम नहीं हो सकता, रोड कटिंग नहीं हो सकती, बिल्कुल। बहुत सर्दी में बर्फ पड़ती है तो उसकी पेंटिंग नहीं हो सकती जी। पीएमजीएसवाई में मैं अपने राज्य में हम अपने टारगेट से पीछे रहते जी, टारगेट भी रिवाइज होते हैं, पिछड़ा हुआ मानते हैं जी, और हम उस पर बराबर मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पीएमजीएसवाई में हम तीसरे स्थान पर जी। ये हमारी चूंकि रैंकिंग के सख्त मानक हैं उसके कारण से, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हम तीसरे नंबर पर हैं जी। तो इस प्रकार से थोड़ा भौगोलिक अड़चनें हमारे सामने हैं। और रही सही कसर आपदा, जो जगह टाइम पे जो आपदा, भौगोलिक कारणों से आपदा आ गई जी, और चीजें हो गई, भौगोलिक कारण ही है उसमें। और आधारभूत जो ढांचा है हमारा, जैसे कि कहा जाता है कि जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, उनकी भी कई विभागों में कमियां रहती है, तो वो आपको लगता है कहीं पे कुछ इस तरीके से? ये बात स्वाभाविक है, कहीं पर कमी रहती है, लेकिन उसके कारण से कभी कभी काम, जैसे मैंने देखा आंगनबाड़ी जी, आंगनबाड़ी में एएनएम कहीं पर नहीं है जी, तो उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ जी, और कहीं बाकी सब जगह पूरा हो गया जी, तो ऐसी थोड़ी बहुत अड़चन आती है जी जी। 20 सूत्री कार्यक्रमों की जब हम बात करते हैं तो सतत विकास लक्ष्य भी एक शब्द सामने आता है। हम जानना चाहेंगे कि सतत विकास लक्ष्य क्या है, मतलब किस तरीके से ये जो शब्द आ रहा है, इसकी अहमियत और काम करने के जो तरीके हैं उस पर किस तरीके से प्रभाव डालता है? एसडीजी जो है, सतत विकास लक्ष्य, स्टैटिक डेवलपमेंट गोल्स, वो यूएनओ ने नया जो उसमें परिवर्तन करके दिया है, उसके संकेतक हैं जी, लगभग 200-250 संकेतक हैं जी। उन सबको हमने भी अध्ययन करके इसमें जोड़ा है, उस पर काफ़ी काम हमारे विभाग ने किया है जी। और उसको जोड़ करके जो नए आयाम है, नया स्वरूप उभरा, कोरोना के बाद विशेष रूप से आएगा जी, तो उसमें हम अपने काम को प्रभावी ढंग से कर सकें, उसके नए संकेतकों पर काम कर सकें, तो उसके लिए हमने एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के लिए उसको भेजा है जी। मुझे लगता है जैसे उसका अनुमोदन मिलेगा जी, तो उसमें भी हम काम को नए फ्रेमवर्क में लगभग 200-250 संकेतक हैं जी, जिसके ऊपर फोकस करके हम सारी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, नई योजनाएं हैं जी, जैसे अभी यही आई है 5 महीने की खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सबको फ्री राशन देना, प्रवासियों को रोजगार देना जी, प्रवासियों को यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट देना, इस सब प्रकार के नए आयाम जुड़ेंगे नए परिवेश में जी, तो वो सब भी 20 सूत्री के अंतर्गत आए। इसके लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है, उसमें जिलों से भी सुझाव मांगे हैं जी, उस सुझावों के आधार पर उसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे आप प्रवासियों की आप बात कर रहे हैं, कोरोना काल में ये बहुत बड़ा विषय आया पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने। हमारे उत्तराखंड में भी बहुत बड़ी तादाद में प्रवासी आए हैं, और राज्य सरकार के लेवल पे एक योजना जो प्रवासियों के लिए वो समर्पित योजना चली रही है। जैसे आपने भी बताया कि आपके जो संकेतक हुए हैं, वो किस तरीके से दोनों का तालमेल रहेगा, या क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं? जैसे आप जानते हैं कि हमारी सरकार आने के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने पलायन आयोग का गठन किया जी, और उसने सारा सर्वे करके 2 लाख लोगों से सुझाव लेकर के जी सारी एक रिपोर्ट तैयार की जी। उस रिपोर्ट के आधार पर पलायन क्यों है, उसके कारण क्या है, रिवर्स पलायन कैसे हो सकता है, हम उनको यहाँ रोजगार कैसे दे सकते हैं,
इस सब पर एक स्टडी हुई। जी उसके आधार पर जो प्रवासी, अभी लगभग 3 लाख प्रवासी आए, जी उनमें से हम मनरेगा में ही करीब 40,000 नए लोग जोड़ने में हमको सफलता मिली है। जी तो मनरेगा में काम दिया जा सकता है, फिर उनकी स्किल के अनुसार काम दिया जा सकता है। ये सारे जो इसका जो विभाजीकरण होगा, जी किस किस प्रकार से, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं, कोई विनिर्माण के क्षेत्र में जा सकते हैं, कोई सेवा के क्षेत्र में जा सकते हैं, तो किन किन वर्गों में कौन क्या कर सकता है, उसकी रुचि क्या है, उसका स्किल क्या है, उसके आधार पर इसमें ये प्रयास होंगे। और हमारी जो 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति है वो भी इसमें अपनी भूमिका जी पूर्णतः निभाएगी। बंसल जी, जो मैंने 20 सूत्र आपके देखे हैं, जनशक्ति भी है, गरीबी हटाओ भी है, उस पर एक मैंने ई गवर्नेंस भी देखा है। और ई गवर्नेंस एक बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है पूरे देश के संदर्भ में। सरकारें भी पूरा प्रयास कर रही है कि ई गवर्नेंस पे आए। आपको लगता है कि क्योंकि अभी बहुत बड़े लेवल पे, मतलब ई गवर्नेंस की बात हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत प्राइमरी लेवल पर हम पहुंच पाए, राज्य स्तर पे भी बहुत, चाहे हम सचिवालय का कामकाज देखें, चाहे तो इन स्थितियों में जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहाँ पे नेटवर्किंग की प्रॉब्लम रहती है, कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पे सामान्य बातचीत भी बहुत मुश्किल है, तो ई गवर्नेंस वाला जो विषय है उसको आप मतलब किस तरीके से वो वास्तव में एक प्रभावी मुद्दा बने, प्रभावी सूत्र बन के उभरे, तो उसके लिए कुछ आपके दिमाग में कुछ? हमारे स्टेट में विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। ई गवर्नेंस में हम बहुत आगे बढ़े जी। जैसे हमने गैरसैंण को राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी, लेकिन उसको वहां पर ई फाइलिंग ही हुई जी, ई गवर्नेंस ही होगी, कैबिनेट की ई गवर्नेंस की कैबिनेट की मीटिंग हो रही है जी, कागज रहित। जी, उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत सारे मामलों में, जी, ई फाइलिंग, ई इंफॉर्मेशन। तो इस सब की ओर हमारे राज्य में तो बहुत तेजी से टेली मेडिसन, टेली एजुकेशन, दूर दराज के क्षेत्रों में जहां कनेक्टिविटी भी नहीं है जी, वहां भी हम इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि सैटेलाइट के माध्यम से हम खास तौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेलीमेडिसन और एजुकेशन के क्षेत्र में टेली एजुकेशन दे सकें। और गवर्नेंस जो है सब चीज़ों की, ये ई गवर्नेंस में आगे बढ़े, क्योंकि आज का जो युग है वो टेक्निक का युग है जी, और उस टेक्निक में जितना हम फास्ट होंगे, उस टेक्निक को जितना हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जितना हम यूज करेंगे, उतना हमको लाभ होगा। जी, तो उस तेजी से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। जी, लेकिन ये बात ठीक है कि अभी ई गवर्नेंस और ये सब मामले प्राइमरी स्टेज में हैं। कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो प्राइमरी होती है, जी, और लेकिन जिस तेजी से उस पर फोकस किया जा रहा है, जी, आज कैबिनेट की मीटिंग ई पेपर पर होती है, आज डिसीजन उस पर होते हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें ई गवर्नेंस की ओर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा लाभ मिलेगा मुझे जो लगता है एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। जी। इन 4 क्षेत्रों में हम व्यापक ई गवर्नेंस का उपयोग कर सकते हैं। बंसल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नरेश बंसल जी, जो कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष हैं। आज के विविधा कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने इसका लाभ लिया होगा, वो निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। विविधा कार्यक्रम में ऐसी शख्सियत के साथ जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।